हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट है वो आ चुका है। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट होंगे मैं आपको गाइडेंस जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हमारे साथ में अमन है। तो अमन ने, मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेई का ही नहीं, इससे पहले जो एचपीसीएल जेई का जो एग्जाम हुआ है उनको भी क्लियर किया है, यानी कि बैक टू बैक दो एग्जाम जो इन्होंने क्लियर किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमन, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और परिवार वालों को थैंक यू भी सर। मेरी मेरी तरफ से बधाई बोलना सभी को। तो बेटा, कैसा थैंक लग यू। रहा है अब सिलेक्शन के बाद में दो जॉब कंटिन्यूअसली आपके हाथ में है, अब आपको चूज करना है आपको कहाँ पर जाना है, तो कैसा फील हो रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है, पहले कोई भी जॉब नहीं था। डिप्लोमा के बाद प्राइवेट जॉब का ऑफर था पर उतना अच्छा नहीं था, इसलिए एक समय प्रिपरेशन किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम्म। और बैक टू बैक दो जॉब लग गया तो काफी अच्छा फील हो रहा नहीं, डेफिनेटली देखो, आपने रिस्क लिया है कि चलिए प्राइवेट जॉब को छोड़कर अपने गवर्नमेंट प्रीफर किया, तो मेहनत आपने की है, तो डेफिनेटली अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता में जरूर मिलती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो अमन, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर डिग्री की हुई है। है। सर मैंने डिप्लोमा किया है। हम्म। मैं पटना एनजेपी पटना 13 से मैंने डिप्लोमा किया है बिहार से। तो मैंने कौन सी 10th कौन सी ईयर में 2019। किया था। सर टू बैच था मेरा 2021 टू 24। अच्छा, 24 में, मतलब यानी कि लास्ट ईयर ही रिसेंटली आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ ही है। यस सर, पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए वेरी सर गुड, फिर मैंने आपने। तो मैं 10th 2019 में किया था बिहार हम्म से ही। फिर मैंने 12th किया 2021 में, कंप्लीट हुआ मेरा। फिर हम्म मैं डिप्लोमा के लिए इंट्रेंस एग्जाम दिया था। हम्म तो उसमें मेरे अच्छा कॉलेज मिल गया था, पटना 13, जो कि हम्म काफ़ी अच्छा कॉलेज था बिहार का। फिर उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया। 2024 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। तो हम्म मेरे ग्रुप में दो तीन फ्रेंड्स थे, तो हम लोग हम्म। साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किए। अच्छा अच्छा। फिर सर मेरा चार ग्रुप था, चार में से तीन का सिलेक्शन हो गया है। चलिए वेरी गुड, साथ में प्रिपेयर किए। आपके दोस्तों को सभी को भी मेरी तरफ से बधाई बोलना। और अमन, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे डरे डरे हुए होते हैं डिप्लोमा वाले, कि सर डिप्लोमा वाले जो वैकेंसी आती है उसमें डिग्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। क्या डिग्री वाले मैक्सिमम सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होता है। तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि डिप्लोमा वाले, जैसे आपने बोला, जैसे आपने जस्ट डिप्लोमा इसी लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया और एक साल में आपकी दो जॉब आपके हाथ में है। तो सभी डिप्लोमा स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि डिप्लोमा वाले सेलेक्ट नहीं होंगे। तो शुरू में जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी यही डर था कि इसमें है डिप्लोमा का डिग्री, पर बीटेक वाले एमटेक वाले भी हम्म। कंपटीशन करते हैं। यहाँ तक कि एनआईटी के लड़के भी आरआरबी जेई का एग्जाम देते हैं। पर डेफिनेटली। जब हम देखेंगे एग्जाम का एनालिसिस करेंगे तो जो एग्जाम का लेवल आता है वो जेई लेवल का ही रहता है। और जो हम्म मैंने बैच लिया था, आप जो पढ़ाते थे, आप खुद बोलते थे कि यही लेवल का क्वेश्चन, यही लेवल का कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते थे, तो मोर हम्म देन इनफ पढ़ाता था। तो मैं डीईपी सोल्व करता था, उसके भी क्वेश्चन काफी अच्छे रहते थे। मैं मॉक टेस्ट देता था और हम्म एनालिसिस करता था उसका। तो जो आपका कंटेंट था वो काफी हम्म अच्छा था, यही लेवल का भी था। तो इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि उसमें उतना हार्ड आता नहीं है, फॉर्मूला हार्ड आता भी है तो उतना हम्म। कवर हो जाता है। डेफिनेटली, मतलब ये कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, मैं आपको बोल देता हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि डिग्री वाले ही सेलेक्ट होंगे। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, एक्चुअली आप डिप्लोमा बेस पर जो पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, बस उसी को थोड़ा सा डीप में पूछ लिया जाता है। बाकी इतना कोई हाई लेवल का न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा जिसको करने में आपको 3 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे। और अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो अपन छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट है, आपको बस निराश नहीं होना है। आप ही के फ्रेंड हैं अमन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, दो जो बैक टू बैक लगी है ना। तो अमन, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे आप, अपनी जर्नी के बारे में, कैसे कैसे आपने सोचा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, और क्या क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैसे कैसे आपने मैनेज किया। तो जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था उससे मुझे पता नहीं था डिप्लोमा के बाद क्या क्या जॉब है। फिर मैंने अपने हम्म बैचमेट से मिला, तो दोस्त से भी धीरे धीरे पता चला एसएससी जेई के बारे में, काफी अच्छी हम्म जॉब है। फिर मेरे दोस्त जितने भी दोस्त थे, तो उन सबको हम्म ज़्यादातर प्लान था गवर्नमेंट जॉब का ही। तो जब हम डिप्लोमा का पढ़ रहे थे थर्ड सेमेस्टर से, जब टेक्निकल स्टार्ट होता है, तो उस समय से ही हम लोग टारगेट कर रहे थे लोग कि जितने भी जो जो हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे मशीन्स पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी हम्म लेवल का पढ़ते थे। जब जब मैं थर्ड सेमेस्टर था तब मैं आपसे ही पढ़ा था काफी सारे, जैसे ट्रांसफार्मर का हो गया। जब मैं फोर्थ में था तो पावर सिस्टम आप ही से पढ़ा था। हम्म फिर हम लोगों ने वहाँ सेमेस्टर में ही इसके पीवाईक्यू लगाते थे, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में बर्डन ना हो। सेमेस्टर में हमने टेक्निकल काफी स्ट्रांग हो गया था। और जब एक साल बीत के, जब हम लोग का पासिंग ईयर हुआ 2024, तो हम लोग के पास हम्म एक साल का टाइम था। तो उसमें हमें ज्यादातर नॉन टेक्निकल पर फोकस करना था, क्योंकि टेक्निकल हम लोग का ऑलमोस्ट क्लियर था। कुछ कुछ हम्म एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सिग्नल एंड सिस्टम्स
और पावर हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कवर करने होता है, तो बैच लिया था मैंने, तो उससे हम्म। कवर हो चुका था काफी अच्छा से। और नॉन टेक्निकल में हमने एक, काफी काफी मैथ्स रीजनिंग है तो उस पर थोड़ा फोकस किया, और 6 महीना काफी था। अच्छा आरआरबी जेई अमन, आपने जो करंट अफेयर्स लेवल जो का। होता है ना, सबसे बड़ा डर इंजीनियर का करंट अफेयर्स का होता है। तो उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया था? करंट अफेयर्स में क्या प्लानिंग आपने की थी? डेली बेसिस पर आप उसको पढ़ते थे या फिर मंथली बेसिस पर जो मैगजीन्स आती है उनसे आप पढ़ते थे? तो करंट अफेयर्स में जब शुरू में मैं CBT 1 का तैयारी करता था, आरआरबी जेई का, तो मैं हम्म वीकली बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स देखता था। जो टेक्स्ट बुक ऐप है उस पर डेली हम्म बेसिस पे आते हैं आर्टिकल के रूप में, तो मैं हर हम्म वीक में संडे को सिर्फ करंट अफेयर्स से पढ़ता था 2 घंटा, और सारे हम्म नोट्स लिख लेता था। हम्म। पर एग्जाम के टाइम जब मैंने नोट्स तैयार किए, मैं लेक्चर्स भी देता था, पर उस समय करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। CBT 1 में हम्म, शायद 5-6 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। उस समय हम्म। लक उतना अच्छा नहीं था, जितने क्वेश्चन मैंने पढ़े थे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था करंट अफेयर्स का। अच्छा उस अच्छा, समय काफी मतलब निराश हुआ था। हम्म पर CBT 2 में मैंने सोचा कि जब लास्ट में टाइम होगा, तो हम्म मैं जो जो लास्ट में मैराथन चलाते हैं करंट अफेयर्स का, हम्म। तो वो देख लूंगा। तो वो मैंने देखा था, उसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन मिल गए थे एग्जाम में। करंट हाँ अफेयर्स को मतलब शुरू में हम लोग काफी, बहुत लड़के जो करंट अफेयर्स को काफी तजब्बो देते हैं, जैसे उसमें ही सारा टाइम वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जो टेक्निकल है हम्म उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जो जीके जैसे पॉलिटी हो गया या हम्म। ज्योग्राफी हो गया, अगर उस पर ज्यादा फोकस करें तो उस पर ज्यादा हम लोग एक्यूरेसी ला सकते हैं। पर करंट अफेयर्स में थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा वाइड रहता है उसका हाँ डेफिनेटली सिलेबस। डेली का जो करंट अफेयर्स अगर हम बात करें, डेली बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इतना सारा एक साल 1.5 साल का याद रखना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, करंट अफेयर्स रन कर पाए हैं। बट हाँ, अगर आप एक बार मैगजीन देख लो मंथली, तो 2 5 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वहां से, जो इजीली आपसे बन यस जाते हैं। सर। जैसे एक आध क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स के लिए आता ही आता है, कि कौन से स्पोर्ट्स में कौन जीता है, किसको क्या अवार्ड मिला है। तो उस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करें तो करंट अफेयर्स को अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। जैसे अगर हम बात करें, आपने टेक्निकल के अंदर आरआरबी में भी आपका जैसे स्कोर भी आ गया होगा, स्कोर कार्ड, टोटल आपका स्कोर कितना रहा था अभी आरआरबी के अंदर? सर 116.66 था अच्छा, 100। 150 में। जैसे आपने रो मार्क्स आपने पहले कैलकुलेट किए होंगे, तो उस टाइम कितने आ रहे थे जब आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था तो? सर रो मार्क्स मेरा 115 था। अच्छा, 50 में थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 1 2 मार्क्स का आपको मार्क्स मिले या यस फिर सर। उस? 12 हम्म क्वेश्चन सर इलेक्ट्रिकल के जो है वो डिलीट हो गए, मतलब कट कट कर गए हैं। उससे मेरा लगभग 7-8 क्वेश्चन जो सही थे, पर वो भी कट गया था। रो इसका मेरे को 7 चला गया, फिर प्रोरेटेड में मार्क्स हम्म। थोड़े इंक्रीज हुए, फिर 116 हुए गया। लेकिन मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने भी पेपर देखा है तो 12 क्वेश्चन तो आई थिंक गलत नहीं थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है आरआरबी में जिन्होंने जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया, आरआरबी ने सारा ही हटा दिया, बिना सोचे समझे कि क्वेश्चन वो सही है कि नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्या बोलते हो आप? ये सर एक लैपलास वाला क्वेश्चन था, वो आउट हम्म। ऑफ सिलेबस पूरी हटा दिया गया है, नहीं, वो जबकि लाप्लास उतना कोई हार्ड। आउट ऑफ सिलेबस तो कोई है नहीं इतना। लाप्लास तो नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। अब उसको हटाने की नीड तो मुझे नहीं लगती कि हटाना चाहिए था उनको। ये सर वो सब क्वेश्चंस उतने भी हार्ड नहीं थे कि हटा देना चाहिए था। हाँ, तो वो इससे क्या होता है सिलेबस कि में ही आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। हाँ, तो क्या है कि इतना जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिनको वो क्वेश्चन सही था, उनको वहां पर नुकसान हो गया ना डायरेक्टली। उनको 1 मार्क्स मिलना चाहिए था, उसकी जगह उनका मार्क्स वहां से रिमूव हो गया। तो होता है ना कि एक एक मार्क्स बहुत सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मैटर भी करता है। तो आरआरबी को थोड़ा सोचना चाहिए, या तो पेपर बनाए तो उस टाइम पर भी उनको सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर उनको कैंसिल ही करना था तो सेलेक्ट क्यों किया? अगर उन्होंने पेपर दिया है, यस सर। सिलेक्शन किया है, तो कुछ ना कुछ सोच के सिलेक्शन किया होगा क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा सा आरआरबी का मुझे ड्रॉबैक लगा है। बाकी आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो एसएससी जेई का भी जस्ट फॉर्म आ चुका है, आरआरबी जेई का भी आने वाला है, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि उनको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो सबसे पहले जो टीचर से वो पढ़ रहे हैं, तो उनको उन्हें पूरा भरोसा करना चाहिए कि उनका कंटेंट इनफ है। बहुत सारे लड़के रहते हैं कि अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास कंटेंट इतना सारा हो जाता है कि किसी एक पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो टीचर से पढ़े उस पर विश्वास हम्म करना चाहिए, उनके कंटेंट्स फॉलो करना चाहिए हमें। वो सिलेबस पूरी तरह से पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। जैसे हम अगर हम्म हम लोग कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, मशीन का सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो उसके हम्म। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए एग्जाम से कम 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर हमें कम से कम 2 महीने तक मॉक देना चाहिए लगातार, हम्म। मतलब डेली पे या 2 दिन पे या 3 दिन पे मॉक देना चाहिए। फिर उसका एनालिसिस करना भी काफी जरूरी है। तो जो सब्जेक्ट कमजोर है, जो जो टॉपिक कमजोर है, उसको एनालिसिस करें, फिर से पढ़ें, हम्म। और और फिर सुधार करें।
अमन, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने भी मॉक लगाए होंगे, तो बहुत बार मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि अगर मॉक में मार्क्स नहीं आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और वो मॉक को ही अपना फाइनल रिजल्ट मानकर चलते हैं। तो आप ही उन्हें क्या बोलना चाहेंगे जो मॉक को मानते हैं कि यार मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मतलब एग्जाम हॉल में भी उतना ही मार्क्स आएगा, क्या एकदम सही है? जैसे आपने मॉक दिए होंगे तो आपके मॉक में कितने मार्क्स आते थे और रियल एग्जाम में कितने मार्क्स आए? तो शुरू में तो मॉक में मेरे भी काफी कम मार्क्स आते थे। जब मैंने पहला मॉक दिया था तो उसमें मेरे 90 मार्क्स आए थे आरआरबी हम्म। JCBT 2 का। फिर हम्म। धीरे धीरे पता चलता है कि क्या क्या टॉपिक वीक है। हमें लगता है शुरू में कि हम सब चीज पढ़ चुके हैं, पर जब मॉक देते हैं तब असल में पता चलता है कि नहीं, इसमें ये सब हम्म। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। जब धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं, उस पर काम करते जाते हैं, तो नंबर्स इंप्रूव होते जाते हैं। तो इसमें ये। शुरू में सबके मार्क्स कम ही होते हैं, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। तो इससे हम्म। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ कौन सा वीक टॉपिक है। उसको वो दोबारा पढ़ना चाहिए, फिर जब वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए फिर अगला मॉक देना चाहिए। और ऐसे ही हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे जितने सारी कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी, और हम्म। फिर हमारा मार्क्स भी काफी स्कोर हो जाएगा। तो जब नहीं। मैं मॉक देता था तो हम्म। मेरा एवरेज स्कोर लगभग 112 आता था। अच्छा अच्छा, सही है। तो डेफिनेटली मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि यार स्टूडेंट को कि देखो, मॉक अगर आप दे रहे हैं ना, तो मॉक का मतलब ये नहीं कि वो फाइनल रिजल्ट है। मॉक इसलिए दिया जाता है कि कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे, कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, जिस पर हमें और एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए मॉक दिया जाता है। मॉक कभी फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप आगे भी एसएससी जेई आरआरबी जेई में अगर आप मॉक लगाओ, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसको फाइनल रिजल्ट नहीं मानना है। वहां से बस हमें क्या करता है कि मॉक लगाने का मतलब ये होता है कि क्या 2 आवर्स में आप जितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्या वहां तक आप पहुंच पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आपकी स्पीड स्लो तो नहीं है, बस उसको जज करने के लिए होता है, ना कि मॉक जो है वो फाइनल रिजल्ट माना जाता है। क्या बोलेंगे? और सर मॉक टेस्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लड़के चीटिंग भी कर लेते हैं। आप देखेंगे हाँ। बहुत लड़का 100 में 100 लाता है, 150 में 150 लाता है। तो तो उसे देख के पता तो हमें लगता है कि घबराना ही नहीं फाइनल चाहिए। फाइनल रिजल्ट में उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, पता लगता है। यस सर। अब मोस्टली वही रहते हैं, टॉप 10 में देखिए, टॉप 20 देखिए, ज्यादातर वही भरे रहते हैं। डेफिनेटली वो तो होता उससे हमें नहीं है। घबराना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स उनको दे देते हैं, या फिर सामने कॉपी होती है, तो उन्होंने पहले वो मॉक पहले से किसी दूसरी आईडी से लगाया हुआ होता है, फिर वापस नई यस आईडी से सर। वो लगा लेते हैं, तो वो होता है। लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है कि टॉप 10 में हमारा नंबर नहीं आ रहा है। मॉक अपने को क्या करना है, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए लगाना होता है, ना कि दूसरों के नंबर देखकर हमें डिमोटिवेट होना होता है। तो अभी जैसे यस सर। एसएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, अक्टूबर में हमारा एग्जाम भी होने वाला है। तो अमन, उन्हें फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने जस्ट 2 एग्जाम निकाले हैं, और सारे स्टूडेंट यही सुनना चाहेंगे आपसे कि फाइनल उनको क्या करना चाहिए, लास्ट के 3.5 मंथ बचा हुआ है। तो उन्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उन्हें लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के कमी के कारण बहुत सारे चीज हम लोग भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ चीज भी। हम्म। रेगुलर रिवीजन करते रहिए, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप मॉक टेस्ट देते रहिए, उसे एनालाइज करते रहिए, उसे फिर हम्म। उन्हें इम्प्रूव करते रहिए अपने परफॉर्मेंस। अच्छा अमन, जो अपन ने एप्लीकेशन पे आपने देखा होगा, हमारा एक जो बैच है, कॉम्बो बैच, जिसमें अपन ने फॉर्मेट शुरू किया है, एक ही बैच में फाउंडेशन भी मिलता है, उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, उसी में क्रैश कोर्स भी है, उसी के अंदर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। तो ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा? काफी अच्छा है सर, स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिट। हम्म। तो ठीक है अमन, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और अपन एक बार, जैसे ही क्या होता है, सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट आता है, फिर एक सेलिब्रेशन अपन प्लान करेंगे, और मैं इसमें आपको सभी को बुलाता हूँ, फिर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन अपन करते हैं, क्योंकि कम से कम मुझे उम्मीद है 200+ सिलेक्शन जो है अपने यहाँ से टोटल आरआरबी के अंदर होने वाले हैं। और अगर फर्स्ट ईयर में 200+ सिलेक्शन अगर हम यहाँ से ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है, आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। थैंक यू। ठीक है यार, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक